अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई प्रेशर तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम में चेंज कर रहा हूँ, तो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है ना भाई कि वॉल्यूम के चेंज होने पर टेम्परेचर भी चेंज हो जाए। 2 पर टेम्परेचर कितना है 546 केल्विन, और बेटा जी 3 पर भी कितना है आपको सर 546 केल्विन, यानी यहाँ पर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो बेटा जी बी कौन सी क्या कहलाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट निकलती है भाई, एनर्जी निकलती है भाई, तो वो एनर्जी निकलकर कहां पर जाएगी, वो एनर्जी निकल कर जाएगी पानी के अंदर। टी क्यू की वैल्यू निकालनी होती है, यानी चेंज इन हीट, और वो चेंज इन हीट किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रफ्तार बैच के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 5। और देखिए भाई, आज के जो बेसिक टॉपिक होंगे वो होंगे वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस, और यदि हम बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गए तो बॉम्ब कैलरीमीटर भी आज पढ़ जाएंगे। अब जरा देखिए भाई, आप लोगों को याद होगा कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन इन एडियाबैटिक सिस्टम प्रोसेस, ये सारे के सारे टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो है उनसे अलग हटके पढ़ेंगे, और वो क्या होंगे जरा देखिए। सबसे पहले बात करेंगे हम आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में, कि इसमें वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है भाई, तो जरा देखिए भाई, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो जरा देखो बेटा, इन आइसोबारिक प्रोसेस, अगर आपके पास आइसोबारिक का मतलब क्या होता है कि प्रेशर क्या होगा भाई, कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं कि ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे उसको हम क्या कहेंगे, आइसोबारिक। हमारे पास बेसिकली एक फॉर्मूला होगा, W इक्वल्स टू माइनस के पी एक्सटर्नल इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको, पी एक्सटर्नल इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। और क्योंकि ये पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करता, तो आप लोग क्या करोगे भाई, W इक्वल्स टू माइनस के पी एक्सटर्नल ऐसे रखोगे, और डीवी की जगह पर डेल्टा वी कर सकते हो, यानी V2 माइनस V1 भी कर सकते हो। कई जगह पर क्या हो सकता है, हम लोग ये जानते होंगे कि भाई पीवी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा जी, एनआरटी होता है कि नहीं होता, बोलो, आप लोग जानते हो। और अगर मैं ये कहता हूं कि भाई प्रेशर तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम में चेंज कर रहा हूं, तो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है ना भाई कि वॉल्यूम के चेंज होने पर टेम्परेचर भी चेंज हो जाए। तो बहुत जगह पर ऐसा भी हो सकता है बेटा कि पी डीवी इक्वल्स टू एन आर डी टी हो जाए। डी टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है भाई, कि वॉल्यूम में चेंज हुआ तो डेल्टा चेंज में चेंज हो गया। तो जरा देखिए, बहुत जगह पर इसकी जगह पर आप लिख सकते हो क्या भाई, एन आर डी टी, यानी W इक्वल टू क्या होगा, माइनस पहले से रखा हुआ है, तो माइनस एन आर T2 माइनस T1, यानी डेल्टा भी आप लगा सकते हो अगर आपके पास प्रेशर क्या दे रखा हो, कांस्टेंट। तो आपको इन या तो इस वाले फॉर्मूले से या इस वाले फॉर्मूले से जो है कैलकुलेशन करनी है वर्क डन की। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया गया है जरा देखो बेटा, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आपको पता है कि भाई 1 मोल दे दिया आइडियल गैस का, इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन क्या होगा। जरा देखिए बेटा, वी नो दैट कि अगर हम लोग जानते हैं कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, माइनस के पी एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा वी। हाँ या ना, आपको कि सर ये बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही, जस्ट 5 मिनट पहले ही मैंने आपको क्या बढ़ाया था बेटा जी, कि पीडीवी जो होता है वो एन आर डी टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होता है। तो कई जगह पर आप पी एक्सटर्नल की जगह पर एन आर डी टी लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, W इक्वल्स टू माइनस के एन आर और चेंज इन टेम्परेचर। तो जरा देखो, मोल्स ऑफ गैस आपको दे रखी है 1 मोल, है ना भाई, 1 मोल दे रखा है, आर की वैल्यू के टर्म में ही हमें वर्क डन निकालना है, और जो चेंज दे रखा है टेम्परेचर का वो हमारे पास 1 डिग्री दे रखा है। अब इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसको क्वेश्चन नंबर का, ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा बाहुबली। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस की, कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है। जरा देखो, आपको मैंने बताया था आइसोकोर का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। और हम लोग ये बात जानते हैं मेरे बच्चों कि अगर मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। ये बात मैंने समझाई थी आप लोगों को। और यदि आपको वर्क डन निकालना हो कभी भी, यदि आपको वर्क डन निकालना हो कभी भी, तो आप ऐसे करेंगे भाई कि वी नो दैट, हम लोग ये बात तो जानते हैं भाई, वी नो दैट क्या, कि W बराबर माइनस के पी एक्सटर्नल इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। और क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू 0 के बराबर है, तो W किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर। हाँ या ना, आपको कि सर बिल्कुल ठीक। आगे देखिए,
अब बात करेंगे हम किसकी भाई, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होती है आइसोकोर के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है। आगे चल के जब आप कैलोरी मीटर पढ़ोगे तो वहां पर किसी न्यूमेरिकल में हीट दे रखा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, क्योंकि आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही होगा। अब उस हीट को आपको सिर्फ हीट ही नहीं समझना है, कुछ और भी समझना है। वो क्या है जरा देखिए। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक्स, कि चेंज इन हीट बराबर होता है इंटरनल एनर्जी माइनस डब्ल्यू के बराबर। ठीक है भाई, और क्योंकि वर्क डन की वैल्यू 0 आ चुकी है तो ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर बेटा। और हीट किसके बराबर होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, बोलिए आप कहोगे सर इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर। तो किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको दे रखा है हीट और बोला हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो समझ जाना कि वो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करके देखते हैं भाई, या साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं अब हम, अगली प्रोसेस के बारे में, क्योंकि उसका तो आप 0 ही है, पता ही है आपको। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है मैं आपको बताता हूं। आपके पास क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम्स आएंगे, ऐसे डायग्राम आएंगे, हो सकता है कि वो अलग अलग पैरामीटर्स के बीच के आए। ठीक है, जैसे ऐसे कोई डायग्राम आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए से आप बी गए, बी से आप सी गए, सी से आप वापस ए पर आ गए। ये साइक्लिक प्रोसेस ही एक तरीके की। और साइक्लिक प्रोसेस के बारे में जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी स्टार्टिंग में, जब प्रोसेस पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि जब कोई सिस्टम किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट, फिर तीसरी स्टेट, फिर चौथी स्टेट, या घूम फिर अगर और वापस अपनी उसी इनिशियल स्टेट में आ जाए, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा जी, साइक्लिक स्टेट या साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहां पर भी आप देखिए, ए से बी गए, बी से सी गए, अभी स्टेट चेंज होती जा रही है, और सी से वापस ए पे गए, तो अगर वापस रिपीटेशन हो गया तो समझ जाना साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। या फिर आप लोगों को ऐसा दिखेगा बेटा कि भाई कोई ग्राफ है इस तरीके से, कोई ग्राफ है ऐसे दिया होगा, कोई भी दे सकता है पी और वी के बीच में। ध्यान रखना है, अगर इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है, हो सकता है कि आपके पास ग्राफ ऐसे भी आ जाए कि इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है, मतलब सर्कल की फॉर्म में आ जाए। तो जब कभी प्रेशर और वॉल्यूम की बात आएगी, तब कभी भी आपको क्या समझना है कि वर्क डन, जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा किसके बेटा जी, एरिया अंडर द कर्व। जैसे एरिया का फॉर्मूला इसका भी जानते होंगे आप लोग, क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड, इसका कितना होता है 1/2, हाइट इंटू में बेस, और इसका कितना होगा बेटे पाई आर स्क्वायर। तो पी और वी की बात कर रहा हूं मैं, अगर टेम्परेचर वगैरह आया फिर अलग तरीका होता है, फिर तो आप प्रोसेस वाइज कैलकुलेट करोगे ही। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, एरिया अंडर द कर्व, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एरिया अंडर द कर्व। बड़ा सिंपल था। आगे देखिए भाई, आगे देखिए, और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी हम साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करते थे या साइक्लिक इंटीग्रेशन के बारे में बात करते थे, तो आपको याद होगा जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनका साइक्लिक इंटीग्रेशन मैंने 0 लिखवाया था, यानी साइक्लिक समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे स्टेप में मैंने जोड़ा होगा उनको और नेट चेंज निकाला होगा तो वो 0 के बराबर आएगा। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर आपको कभी भी डेल्टा एच या डेल्टा यू कैलकुलेट करना हो तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस के लिए किसके बराबर आएगा, डी बराबर 0, डी बराबर 0। इतनी बात क्लियर रखनी है। और यदि आप पीवी ग्राफ पढ़ते हो, अब जैसे मैंने एरो ऐसे लगाया, हो सकता है कि ये एरो मैं ऐसे भी लगा सकता हूं बेटा, हाँ या ना। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपके पास ये साइन अगर आपके पास क्लॉकवाइज है तो आप समझेंगे वर्क डन सिस्टम कर रहा है, वर्क डन सिस्टम कर रहा है। ये तो चलो आगे देख लेंगे, हम अपन समझा देंगे, साइन पे मत जाइए भी, ठीक है भाई, कंफ्यूजन नहीं करते, बस इतनी बात समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है भाई, और ये न्यूमेरिकल देखने पर बहुत भयानक लग रहा है। पूरा 1 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आप इसको देखिए और पढ़िए एक बार क्या होगा जरा देखिए। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस is carried through the reversible cycle of the given figure consisting of step A, B and C, जिसमें 3 स्टेप होते हैं, and involving state 1, 2 and 3. Fill in the blank in the table given below assuming reversible step. Please कहां पर, यहां पर ये एक बात कही रही है,
ओवरऑल रिवर्सिबल प्रोसेस थी, इसको छोड़िए। हमें ओवरऑल हीट कैलकुलेट करनी है, ओवरऑल वर्क डन कैलकुलेट करना है, इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करनी है, एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है, और ये बताना है ए, बी और सी कौन कौन सी प्रोसेस हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो भाई साहब 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, जरा देखिए। देखने पर डरावना है, देखने पर ऐसा लग रहा है कि सर एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं दिया था, लेकिन क्या होगा जरा देखो बेटा। हम लोग ये बात जानते हैं, अगर मैं ए स्टेप की बात करता हूं, यानी 1 से 2 स्टेट में जा रहा हूं। आप लोगों को याद होगा कि जब हम किसी सिस्टम की स्टेट को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में लेके जाते थे और किसी चीज को कांस्टेंट करते थे तो उसको पीछे हम आईसो लगा देते थे, राइट। आप ध्यान से देखिए, जब मैं 1 से 2 पर गया तो वॉल्यूम कितनी थी, 22.4 कांस्टेंट, यानी 1 पे भी उतनी ही, 2 पर भी इतनी ही। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रही ए वाले में तो हम यहां पर क्या कहेंगे भाई कि चेंज इन वॉल्यूम 0 के बराबर, और ये प्रोसेस किसके बराबर हो जाएगा, आइसो कोरिक के बराबर। तो आप लोगों को ए के बारे में पता लग गया। फिर हम बात करेंगे बी वाले स्टेप की। जब मैं 2 से 3 पे जाऊंगा, ध्यान से देखिए, 2 पर टेम्परेचर कितना है, 546 केल्विन, और बेटा जी 3 पर भी कितना है, आप कहोगे सर 546 केल्विन, यानी यहां पर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो बेटा जी बी कौन सी क्या कहलाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और जब मैं आप लोगों का 3rd से 1 पे आऊंगा, यानी 3 स्टेट से वापस 1 पे आऊंगा, सी वाले स्टेप की बात करूं तो आप लोगों ने एक बात देखी होगी, यहां पर वॉल्यूम भी वेरी कर रही है और टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर आप लोगों को याद होगा गैसेस स्टेट, तो वहां पर मैंने आपको चार्ल्स लॉ पढ़ाया था, और चार्ल्स लॉ क्या था, याद करिए भाई। चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ सर्टेन मास ऑफ ए गैस, मतलब अमाउंट भी गैस की कांस्टेंट रखनी है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना। वॉल्यूम जितना बढ़ेगा टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ेगा भाई, और टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हमने देखा यार स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये वाला जो रिलेशन ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट ही करता है, जब v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, kt, हाँ या ना। तो आप कहोगे सर इसका मतलब है कि 3 वाले में प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, तो इसको हमने बोल दिया आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू देखो, हमने स्टेट 1, 2 और 3 तो बताई दी भाई। 1 क्या थी, बोलो, 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, आइसोकोरिक, ठीक है। 2 क्या हो जाएगी, आइसोथर्मल, और 3rd क्या हो जाएगी भाई, आइसोबारिक। और यदि आपको इनका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर निकालना हो तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू दे रखी है। अब हम यहां पर क्या निकालेंगे बेटा जी, Q एंड W। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज के बारे में, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि डेल्टा E यहां पर 0 होने वाला है ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस के लिए, और डेल्टा H कितना होने वाला है बेटा जी, 0 होने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है भाई। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। ओवरऑल के लिए 0 होने वाला है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहूं तो फर्स्ट स्टेप के लिए मैं बात करता हूं, जब हम ए की बात करेंगे। 1 से 2 गए हम, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर आप लोगों को कभी कैलकुलेट करना हो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, मैं कह रहा हूं स्टेप ए, जो हमें क्या दे रखा है, आइसो कोरिक प्रोसेस, यानी वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, और मान लीजिए मुझे अगर वर्क डन कैलकुलेट करना हो, वर्क डन कैलकुलेट करना हो, तो मैं कहूंगा कि वर्क डन जब आप निकालोगे तो W बराबर कितना हो जाएगा बेटा जी, T एक्सटर्नल इनटू में चेंज इन वॉल्यूम, और क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमारे पास ओवरऑल जो वर्क डन आएगा वो 0 के बराबर आ गया। हम पहले वाले स्टेट में वॉल्यूम चेंज है। आप लोगों को यह भी याद होगा मेरे बच्चों कि अगर मुझे यहां पर निकालना हो हीट के बारे में या इंटरनल एनर्जी के बारे में, तो आप लोग ये भी जानते होंगे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डी किसके बराबर होता है, डी बराबर होता था बेटा जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी बराबर किसको हो जाएगा, CV dt यानी चेंज इन टेम्परेचर के बराबर।
और आप लोग ये भी जानते होंगे कि अगर हमारे पास गैस दे रखी है मोनो एटॉमिक, गैस कैसी दे रखी है, मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीबी की वैल्यू कितनी के बराबर होती है बताइए, 3/2r के बराबर होती थी, याद है आप लोगों को, वही रखनी है। और dt का मतलब क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा जी, बोलो, आप कहोगे सर T2 माइनस के T1, ऐसे कर लो आप, ठीक है, T2 माइनस T1, क्योंकि रिवर्सिबल दे रखा है, तो अगर आप लोग यहां पर इसका इंटीग्रेशन भी करते हो ना, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, t लिमिट क्या होगी T1 से T2, फिर आप वैल्यू रखोगे T2 माइनस T1, तो आप दोनों वैल्यू यहां पर रखना, ये वाली वैल्यू देखना भाई कहां गई कहां गई कहां गई, ये वाली वैल्यू निकलना दोनों टेम्परेचर की, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर बात करूंगा मैं 2 से 3 यानी 20 स्टेप के लिए। अब 20 स्टेप के लिए आप क्या करोगे जरा देखो भाई, स्टेप बी, स्टेप बी बड़ा ही आसान है, मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताऊंगा क्या है, जरा देखिए। अगर हम ये बात जानते हैं कि भाई हमारे पास स्टेप बी है, तो स्टेप बी के लिए आइसोथर्मल था, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा भाई, कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता था वो माइनस के 2.303 nRT log V2 बाय V1, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये मैं V2 बाय V1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो नीचे मेरे पास क्या होगा बेटा, ये 22.4 वॉल्यूम होगा, और V2 क्या था 44.8 वॉल्यूम, तो आपने एक्सपेंशन करा, आपने क्या करा जी, एक्सपेंशन करा। और जब कोई सिस्टम एक्सपेंशन करता है तो W की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। तो मैं यहां पर क्या कहूंगा भाई, मैं यहां पर क्या कहूंगा भाई, तो मैंने माइनस ले रखा है, वैल्यू आप पुट करेंगे, कसम है आपको, पुट कर लेंगे आराम से, ठीक है, तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आसानी से। आगे बात करता हूं, आगे बात करता हूं। अब मैं बात करूंगा आइसोथर्मल के लिए, आप लोगों को याद होगा कि DH की वैल्यू कितनी होती थी, 0 के बराबर, DU की वैल्यू कितनी होती थी बेटा, 0 के बराबर, हाँ या ना, बिकॉज वी नो दैट कि DU जो है वो CVDT के बराबर होता है, और DH जो है वो बेटा जी CPDT के बराबर होगा, राइट और रॉन्ग, बस ऐसे वैल्यू निकाल लेनी है आपको, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे, आगे हम बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं बेटा, अब हम, हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, अगर मुझे हीट कैलकुलेट करनी हो, हीट क्योंकि क्यों भी कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो आप लोग ये बात तो जानते होंगे भाई कि अगर मुझे हीट कैलकुलेट करनी हो और मैं जानता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वी नो दैट कि भाई dq बराबर होता है du प्लस pdv, और जब भी ये टर्म आपके पास जीरो हो, यानी pdv की जगह पे छोड़िए आप माइनस डब्ल्यू मान लीजिएगा, कि जो हीट चेंज होगा क्या वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, यानी जो वैल्यू आप यहां पर कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू अगर आप यहां पर रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब बस साइन कन्वेंशन चेंज करना और कुछ नहीं करना है, ये नेगेटिव आएगी ये पॉजिटिव आ जाएगी, आपका आंसर करेक्ट है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने ना यहाँ पर एंथैल्पी कैलकुलेट कर, आपने यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर लिया, आपने डब्ल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, आपने हीट कैलकुलेट नहीं करी और एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं करी। तो बड़ा ही सिंपल है, अगर आप एंथैल्पी कैलकुलेट करना चाहो डीएच के बराबर, एंथैल्पी कैलकुलेट करना चाहो डीएच के बराबर, तो आप यहां पर सीपीडीटी कर लेना बेटा जी, क्या कर लोगे, सीपीडीटी निकाल लेना। जैसे 3/2r सीवी की वैल्यू होती है, वैसे 5/2r उसकी आ जाएगी, तो dt निकल जाएगा। और यदि आपको हीट निकालना हो, हीट का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो आप लोग ये बात जानते होंगे कि जो हीट चेंज होता है ना बेटा जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो du के बराबर ही होता है, तो ये वैल्यू अपने आप में हीट चेंज के बराबर भी आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। इसको आप कर लोगे Cp T2 माइनस T1, तो एंथैल्पी चेंज भी निकल जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे देखिए भाई, अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर सी की, स्टेप नंबर सी की बात करेंगे, और स्टेप नंबर सी है क्या, जरा देखो बेटा। स्टेप नंबर सी में बोला गया है कि भाई आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस था, ये आइसोबारिक प्रोसेस था, और हम लोग ये बात जानते हैं कि W बराबर क्या होगा, समझिएगा, जब आप आइसोबारिक प्रोसेस करोगे ना मेरे बच्चों, कहां गया ये,
हाँ, आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में बात करोगे तो थर्ड से 1 पर आते हुए, 3 से 1 पर आते हुए आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो सिलेंडर को आप क्या करोगे, दबा रहे होंगे। और सिलेंडर अगर दब रहा होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा। और यदि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा तब क्या करना है भाई हमें, तब क्या करना है बताइए। कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होने का मतलब हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम होने का मतलब कहां गया, कहां गया, ए कहां गया भाई, हाँ ये रहा, आइसोबैरिक प्रोसेस। वर्क डन ऑन द सिस्टम होने का मतलब क्या हो गया बेटा, कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होने का मतलब हो गया कि W हमें पॉजिटिव लेना है और यहां पर P एक्सटर्नल इनटू में चेंज इन वॉल्यूम, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला लगेगा V2 माइनस V1। पर अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं बेटा, ठीक है भाई। हम लेते थे ये वाला, जब आप लिखोगे यहां पर आप लोगों को एक बात पता होगी, क्या है वो, कि भाई PdV, क्योंकि हमें हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं दे रखा है पूरे न्यूमेरिकल में, पूरे ग्राफ में। हम लोग जानते हैं कि PdV बराबर होता है NR dt के बराबर। तो आप लोग यहां पर W इक्वल्स टू माइनस के NR dt रख लेना चुपचाप। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा W इक्वल्स टू माइनस के NR T2 माइनस के T1, ऐसे T2 माइनस के T1। तो जरा देखिए बेटा, जब आप T2 माइनस T1 करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि T2 की वैल्यू 273 केल्विन है और T1 की वैल्यू 546 है। तो जब 273 में से आप 546 माइनस करोगे तो वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी। और यदि वो वैल्यू नेगेटिव आई तो भाई बाहर भी मैंने नेगेटिव ले रखा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेट पॉजिटिव, क्योंकि आपने तो ये फॉर्मूला लेकर चलना है। और नेगेटिव नेगेटिव अगर पॉजिटिव हो गया, सिंपल सी बात है कि भाई अगर वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हीट क्या हो जाएगा आपके पास, बोलो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, कि जो आपके पास हीट है, क्या सॉरी वर्क डन है, वो ऑन द सिस्टम हुआ है। क्लियर है। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर मुझे हीट निकालनी हो तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर होता है DH के बराबर। और DH किसके बराबर होगा बेटा जी, CpDT के बराबर। और CpDT किसके बराबर होगा बोलो, तो आप लोगों को कहोगे कि CpDT बराबर होगा सर T2 माइनस T1, ठीक है। और यदि मैं यहां से कहूं कि जैसे मैंने DH कैलकुलेट करा, DP कैलकुलेट करा, अगर मैं इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट करूं तो DU किसके बराबर होगा, CV DT के बराबर। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे क्योंकि रिवर्सिबल दे रखा है, तो वहां पर DU क्या लिखोगे बेटा जी, CV T2 माइनस T1। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, देखो आप लोग ये बात जानते थे कि जो दूसरा स्टेप था, ए स्टेप में DH की वैल्यू किसकी थी, CpDT के बराबर। और C वाले स्टेप में भी DH किसके बराबर आएगा, DH किसके बराबर आया, CpDT के बराबर। दोनों वैल्यू में Cp की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि गैस तो सेम ही है। टेम्परेचर एक जगह पर आप क्या करोगे, किसी को T2 माना होगा, किसी को T1, मतलब अलग अलग टेम्परेचर माना होगा। तो ये वैल्यू, एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एक वैल्यू आएगी नेगेटिव। जब टोटल सबको जोड़ेंगे तो वो 0 आएगा। ऐसे ही इंटरनल एनर्जी चेंज देखना, जब टोटल सबको जोड़ेंगे तो वो भी 0 के बराबर आएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट फंक्शन का समेशन होगा या नेट स्टेट फंक्शन में जो चेंज आएगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसीलिए मैंने डायरेक्टली डेल्टा E और डेल्टा H पूरी प्रोसेस के लिए 0 लिखा था, चाहे आप सॉल्व करके देख लिए। और यदि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है टोटल एंटायर प्रोसेस के लिए, तो जितने भी वर्क डन आएंगे वो आपको जोड़ते जाना है। जब आप जोड़ते जाओगे तो नेट आपको लिख देना है, ठीक है। बता दिया मैंने कैसे क्या क्या करना है, कौन कौन सी वैल्यू लगानी है। और ऐसे ही आप सारी हीट को जोड़ोगे तो हीट की वैल्यू भी जो है आ जाएगी। चलो भाई, ये तो हुआ आपके पास एक न्यूमेरिकल जो कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर था। अब मैं बात करूंगा एक और न्यूमेरिकल के बारे में भाई, इस न्यूमेरिकल के बारे में करूंगा। और यहां पर क्या दिया गया है जरा देखिए, 2 moles of helium gas undergoes a cyclic process as shown in the figure. Assuming ideal behavior of the gas, the net work done by the gas in the cyclic process is, ये पूछा गया है कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या होगा। आप लोगों को एक बात बताई थी मैंने, अगर आपको याद होगा तो याद करिएगा, अगर आपको याद होगा तो क्या था वो। पहले आपको ये जानना है कि कौन सी स्टेप कैसे शुरू होती है। मान लीजिए अगर आप A से B जाते हो तो आपने देखा कि A से B जाते हुए प्रेशर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। प्रेशर अगर वेरी करेगा, प्रेशर अगर वेरी करेगा लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट 300 केल्विन, तो हम कहेंगे कि भाई ये वाली जो प्रोसेस हुई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। जब आप B से C की तरफ जाओगे,
ध्यान से देखिए, टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन जो प्रेशर है वो क्या करेगा, कांस्टेंट 2 atm ही रहेगा, बी पर भी और सी पर भी। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई कि ये वाली जो प्रोसेस हो गई ये हमारे पास आइसोबारिक हो गई। आगे जब मैं सी से डी पर आया तो मेरे पास टेम्परेचर 400 केल्विन था भाई, तो अब फिर कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा भाई, आइसोथर्मल। और सेम टू सेम अगर मैं डी से ए पर आता हूं तो वापस से मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस स्टेप को भी मैंने आइसोबारिक ही कहा। अब यहां पर ओवरऑल हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हर स्टेप का जो वर्क डन होगा उसको जोड़ लेना है, क्योंकि टोटल वर्क डन जो भी होगा वो WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA ये होने वाला है। ठीक है, ये है टोटल वर्क डन। जब मैं A से 2 पर जाऊंगा, समझिएगा मेरी बात, जब मैं 1 से 2 पर जाऊंगा तो वॉल्यूम घट रहा होगा, सॉरी हाँ वॉल्यूम घट रहा होगा, और प्रेशर देखो 1 atm से क्या हो रहा है, 2 atm बढ़ रहा है। जब कभी भी प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। और गैस का वॉल्यूम अगर घट रहा होगा इसका मतलब क्या है कि पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी, कोई आदमी होगा, कोई इंसान होगा जो सिलेंडर पे ऊपर से प्रेशर लगा रहा होगा, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो आपको कैसी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कहोगे पॉजिटिव। तो जरा देखिए WAB अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, WAB तो वो हो जाएगा, पॉजिटिव लेना है 2.303 nRT लोग, क्या हो जाएगा बेटा, आप कहोगे सर nRT, और लोग जब दो प्रेशर दे रखे होते थे तो तब हम P1/P2 क्या करते थे, याद है, P1/P2 क्या करते थे, P2/P1 नहीं करते थे, सॉरी, क्योंकि हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या था, 2.303 nRT V2/V1, और हम लोग ये बात जानते थे कि भाई P1/P2 जो होता था वो V2/V1 के बराबर होता था उस फॉर्मूले में। ऐसे चेंज करना है। वैल्यू आपके सामने है, रख लेना चुपचाप। टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन, आर की वैल्यू आप जानते हो 8.314 है ना जूल, और एन की वैल्यू दे रखी है 2 मोल, तो यहां पर 2 रख लेना। ठीक है, वॉल्यूम पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी वो तुम्हारे हाथ में है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। जब मैं आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, इधर वाले की BC की बात करूंगा, WBC की बात करूंगा, तो आप लोग क्या कहोगे भाई कि WBC का मतलब तो सर ये हुआ कि भाई कि सर आइसोबारिक प्रोसेस है तो माइनस के T एक्सटर्नल इंटू में DV हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जब मैं B से C पर जा रहा हूं तो टेम्परेचर क्या करेगा, वेरी करेगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम के बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है यार। और जब गैस का प्रेशर बढ़ रहा होगा तो एक्सपेंशन हो रहा होगा, तो आप लोग यहां पर माइनस के PdV। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब मान लीजिए प्रेशर आपको दे रखा है लेकिन वॉल्यूम इस बार वॉल्यूम चेंज नहीं दे रखा है, तो आप उसकी जगह पर क्या कर सकते हो, PdV बराबर होगा nRDT यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पर WBC जो होगा हो जाएगा माइनस के nR और dt की जगह पर T2 माइनस के T1 आप कर लेना। दो टेम्परेचर आपको पता ही है 400 केल्विन और एक पता है आपको 300 केल्विन, वैल्यू रखोगे तो WBC निकल जाएगा। सेम यहां पर भी आप ऐसे ही करोगे। यहां पर क्या करोगे भाई, जब आप WCD निकालोगे, WCD निकालते हुए क्या करना है आपको जरा देखिए, WCD बराबर हो जाएगा, WCD का मतलब क्या हुआ, WCD का मतलब हुआ कि आपने प्रेशर घटाया, प्रेशर घटाने का मतलब क्या हो गया बेटा जी, वॉल्यूम बढ़ा होगा, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन हुआ होगा, और यदि एक्सपेंशन हुआ होगा इसका मतलब क्या हुआ होगा, वर्क डन सिस्टम ने किया होगा। तो WCD बराबर हो जाएगा माइनस के 2.303 nRT लोग, आप करोगे क्या बेटा जी, P1/P2 है ना। जब आप ऊपर से आ रहे होंगे तो आपके लिए P1 हो जाएगी 2 atm और P2 क्या हो जाएगी बेटा जी 1 atm। ठीक है, P1 1 और 2 का मतलब है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 है और जहां पर हम जा रहे हैं वो 2 है। अगर आपको 1 और 2 में डिफरेंस हो रहा है तो इनिशियल और फाइनल मान लेना है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका WCD। WCD निकालने के बाद फिर हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे WDA की बात करेंगे। और WDA जो होगा उसमें क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होने का मतलब वॉल्यूम का कम होना, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो ये वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे और हमारे पास क्या आएगा,
W P एक्सटर्नल इनटू में चेंज इन वॉल्यूम, बट हम लोग जानते हैं कि भाई PdV जो है NR/dt हमें रखना है, NR/dt हम रखेंगे, हमारे पास सिंपल सी वैल्यू आएगी बराबर NR T फाइनल माइनस के T इनिशियल, ठीक है, T फाइनल इनटू में T इनिशियल, और T फाइनल क्या होगा 300 केल्विन और ये होगा माइनस, तो ओवरऑल ये वैल्यू आएगी आपके पास, माइनस लेकर ही चलना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, वो अपने आप आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, अपने आप वैल्यू आएगी, और जब नेट वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। फिर आप इन सारे वर्क डन को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद यहां पर बताएंगे क्या आएगा भाई, ये आपको कसम है, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, सारे वर्क डन जैसे निकालने वो मैंने आपको बताए हैं, आपको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। चलिए अब जैसे आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चन करे भाई साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है भाई, इसमें दिया गया है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज पुट थ्रू रिवर्सिबल पाथ एज सोन इन फिगर, फिल इन द ब्लैंक्स, वही सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, ग्राफ बस थोड़ा सा अलग दे रखा है, वैल्यू अलग दे रखी है, और आपको इस बार Q, W, डेल्टा E और डेल्टा H निकालनी है, और आपको ये बताना है कि कौन कौन से प्रोसेस में का नाम क्या क्या है। तो जरा देखिए बेटा कि यहां पर जो A से 2 पर गए, 2 से 3 पर, सॉरी उल्टा है, अरे भाई साहब अलग अलग स्टेप में दे रखा है भाई, ध्यान रखना एरो के बारे में। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी इस बार, ये जो ग्राफ है ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, ध्यान रखना है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर यहां पर अलग अलग स्टेप दे रखे हैं, 1 से 2 पर गए अलग, फिर आप 2 पर 3 से गए, और 3 से 1 पर गए, यानी एक तरीके से ये कहीं पर साइक्लिक नहीं बन रही है ना, अलग अलग डायरेक्शन दे दी। तो जरा देखो बेटा, या तो ऐसा हुआ होगा हमारे उससे कि ये ऐसे कर लेना, अब ठीक है, अब ये साइक्लिक प्रोसेस हो गई, ठीक है, A से 2, 2 से B। अब पहले वाले स्टेप में जब आप देखोगे तो आपको लगेगा प्रेशर क्या हो गया कांस्टेंट, और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो आप कहोगे भाई ये तो हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस हो गई, ठीक है। आगे आपने देखा कि वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो, आप कहोगे सर ये हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई। और आप देखोगे जब आप 3 से 1 पर जाओगे तो वॉल्यूम वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है, और आपने देखोगे कि जो कर्व आ रहा है वो कैसा आ रहा है बेटा जी, हाइपरबोला टाइप, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर बॉयल्स लॉ लग रहा है, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर। याद करेंगे बॉयल्स लॉ क्या कहता था कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कौन, तो V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P वॉल्यूम। तो यहां पर आपके पास यही वाला ग्राफ आता बॉयल्स लॉ में, लेकिन जब वो ग्राफ बनता था तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता था कांस्टेंट, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, आइसो थर्मल। आप लोगों को पता ही है आपको क्या करना है, आपको ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि डेल्टा E और डेल्टा H की वैल्यू तो 0 आने वाली है भाई, डेल्टा E और डेल्टा H की वैल्यू 0 आने वाली है, कंफर्म बात है। नेट आपको ये भी पता लग गया कि स्टेप 1 का नाम आइसोबारिक है, स्टेप 2 का नाम आइसोकोरिक है, स्टेप 3 का नाम आइसोथर्मल है। अगर आप डायरेक्ट वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हो, टोटल वर्क डन, तो एक डायरेक्ट तरीका भी है कि आप एरिया अंडर द कर्व निकाल दें। अगर आपको मान लो एरिया अंडर द कर्व नहीं पता है तो आप लोग क्या करोगे भाई, आप ऐसे निकालोगे कि जो डब्ल्यू टोटल होगा पहले वाले स्टेप में करोगे, दूसरे टोटल स्टेप में करोगे कि वो WA प्लस WB प्लस WC। और हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर मैं आप लोगों को हिंट देना शुरू कर दूं पहले वाले के लिए कि भाई स्टेप A जो है वो हमारे पास आइसोबारिक था, आइसोबारिक प्रोसेस थी, राइट। और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा मेरे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला कितना होगा, आप कहोगे सर वर्क डन का फॉर्मूला आएगा माइनस के P एक्सटर्नल इनटू में चेंज इन वॉल्यूम, राइट और रॉन्ग, यही था भाई PdV। और आप ध्यान से देखेंगे कि भाई जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है 1 atm, और वॉल्यूम वेरी कर रहा है, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा V2 माइनस के V1। तो आप यहां पर क्या कर दोगे, इस बार चेंज करने की जरूरत नहीं है NRDT में, आप करोगे W इक्वल्स टू माइनस के कितना था भाई 1 atm, और चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2 माइनस के V1।
अब ये जो वैल्यू आएगी ना मेरे बच्चों, ये आएगी लीटर एटीएम में। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, लीटर एटीएम। और आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम लोग ये बात जानते हैं कि 1 एटीएम लीटर कह लीजिए, या लीटर एटीएम बराबर होता है वो 101 जूल के बराबर होता है। तो आपके जो भी वैल्यू आएगी आप उसको 101 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वैल्यू जूल के बराबर आ जाएगी। आगे देखिए, ठीक है भाई। तो अब इसमें जब आपने वर्क डन कैलकुलेट कर दिया है, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा अब बेटा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अब प्रेशर कह रहा हूं, वो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, छोड़ो। आगे देखिए भाई, आगे, अरे कहां गया, इधर देखो। अब हम 2 से 3 की बात करते हैं, यानी 20 स्टेप की बात करते हैं। वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी आप लोग करना भाई। स्टेप बी की बात कर रहा हूं मैं। क्या कहा है भाई, स्टेप बी क्या था, आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में आप लोग ये बात जानते होंगे कि वर्क डन 0 के बराबर ही होता है। क्या बोलूं मैं, बिकॉज वी नो दैट W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के P एक्सटर्नल इनटू में dV ना। अब आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा जी, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। और चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होगा बेटा जी, चेंज इन वॉल्यूम होगा 0 के बराबर। तो ये पूरा टर्म आपके पास 0 के बराबर आएगा, W इक्वल्स टू 0। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब जब हम बात करेंगे वापस से इसकी, कि मैं 3 से फर्स्ट पर गया, 3 से फर्स्ट पे जाऊंगा, तो जरा देखिए एक तरीके से प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घट भी रहा है, देख लीजिएगा। वॉल्यूम घटेगा तो मतलब क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा भाई, बोलो। स्टेप 3 के लिए अगर मैं बात करूं, स्टेप ये बी था, अब मैं स्टेप सी की बात कर रहा हूं भाई। यहां पर इतने हिस्से में स्टेप सी, जो कि हमारे पास आइसो थर्मल प्रोसेस रही थी। और जब वो आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगी तो हम लोग ये बात जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होगा माइनस के 2.303, सॉरी कंप्रेशन हो रहा है तो प्लस लेंगे, 2.303 nRT log V2 बाय V1। आप यहां पर V2 और V1 की वैल्यू रखेंगे, V2 V1 की वैल्यू रखोगे और आपका आंसर धड़ाम से आएगा। V2 क्या हो जाएगा 22.4, क्योंकि बाद वाली वॉल्यूम वही होगी और इनिशियल वॉल्यूम कौन सी होगी 44.4। तो आप इसको सॉल्व करोगे और बड़ी आसानी से आपका टोटल वर्क डन जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। जो भी टोटल वर्क डन आएगा उसी के बराबर आपको टोटल हीट करनी है, बस साइन चेंज करना है। डेल्टा एच और डेल्टा यू यानी डेल्टा ई जो आपको यहां पर डिसेंबल कर रखी है वो 0 के बराबर होगी। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा जी बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में और जानेंगे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, कैसी ये डिवाइस है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बनते हैं। तो जरा देखिए बेटा, बॉम्ब कैलोरीमीटर कुछ और खास नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जब आपके पापा ऑफिस जाते थे तो मम्मी एक टिफिन देती थी जिसमें बाहर से वो प्लास्टिक का होता था, अंदर टिफिन होता था जिसको बाहर से निकालते थे। देखा होगा तुमने, आजकल एक दो एडवर्टाइजमेंट में भी आता है, सही सेम टू सेम वैसा ही समझना कि बॉम्ब कैलोरीमीटर होगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये बाहर वाला बॉक्स है और उसके अंदर एक बीकर रखा हुआ है, और होता क्या है कि ये बाहर से इंसुलेटर से रखा होता है, मतलब ये जो बाहर वाला बॉक्स होता है और सराउंडिंग के बीच में इंसुलेटर होता है, तो मतलब इसकी हीट निकलकर कहीं बाहर तो नहीं जाती। पर मैं आपको एक बात बताना जरूर चाहूंगा कि भाई इसमें ये एक ऐसी डिवाइस है जहां पर केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो भी हीट निकलती है या जो भी हीट कंज्यूम होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है, या फिर एंथैल्पी वगैरह वगैरह। अब जरा देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बॉम्ब कैलोरीमीटर दो टाइप के होते हैं बेटा जी। एक ऐसे जिनमें कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, एक ऐसे जिनमें कांस्टेंट प्रेशर होता है। अब आप समझिएगा, सपोज करिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर चारों तरफ से मैंने बांधा हुआ है और यहां पर एक बीकर है, उस बीकर के अंदर मैंने एक रिएक्शन करवाई, A प्लस बी गिव C प्लस डी। अब हो सकता है कि ये रिएक्शन कैसी हो, एंडोथर्मिक। ठीक है भाई, if this reaction is endothermic, अगर ये एंडोथर्मिक है तो इसको हीट चाहिएगी, और जब इसको हीट चाहिए तो ये हीट कहां से लेगा, बाहर जो ये वाटर होता है ना, वाटर या जो भी लिक्विड है, यहां से हीट इसके अंदर एंटर करती है। और जब हीट इसके अंदर एंटर करेगी तो आप ये बात समझ सकते होंगे मेरे बच्चों कि जो टेम्परेचर होगा इसका वाटर का, ये चेंज होगा।
टेम्परेचर जो होगा वो चेंज होगा, यानी हीट क्या टेम्परेचर क्या होगा बेटा, जिसका डिक्रीज हो जाएगा। और आप लोग ये भी जानते होंगे जब इसका टेम्परेचर चेंज होगा, हीट चेंज होगी, तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं या स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अगर सब्सटेंस का 1 ग्राम होता है तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, राइट। और यदि हमारे पास सब्सटेंस का 1 मोल होगा तो उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये बात आपको पता होगी। तो यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला dQ/dt होता है। दूसरा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब इस रिएक्शन को हीट चाहिएगी तो ये बाहर पानी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और पानी का जो टेम्परेचर होगा वो डाउन हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिएक्शन कैसी हुई, एंडोथर्मिक। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है समझिएगा, अगर मैं कहूं कि इसके ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हो जाए, तो मैं कहूं इफ दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। मान लीजिएगा अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाए तो क्या मैं यहां पर कहूंगा कि भाई डेल्टा एच इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, हाँ या ना। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट निकलती है भाई, एनर्जी निकलती है भाई। तो वो एनर्जी निकलकर कहां पर जाएगी, वो एनर्जी निकलकर जाएगी पानी के अंदर, यानी ये जो पानी होगा इसके अंदर हीट निकल जाएगी, राइट। और यहां पर हीट निकलने का मतलब है टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आप समझिएगा, हीट में भी चेंज आएगा, टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। और हीट में चेंज डिवाइड बाय टेम्परेचर में चेंज क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। अगर मान लीजिए इस बीकर के अंदर जहां पर मैं रिएक्शन करवा रहा था, है ना भाई, किसी A + B को मिलाया, वहां पर C + D बन गए, मान लो ऐसा हुआ होगा। तो इस बीकर के अंदर जो वॉल्यूम रहा होगा वो वॉल्यूम क्या रहा होगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम तो मैंने चेंज नहीं किया। ए के लिए भी उतना ही वॉल्यूम, बी के लिए भी उतना ही वॉल्यूम, सी के लिए भी उतना ही वॉल्यूम, डी के लिए भी उतना ही वॉल्यूम, और सारी जितनी भी गैसेस थी इसके अंदर सारी की सारियों के लिए सेम ही वॉल्यूम रहेगा। तो हम यहां पर कहेंगे कि ये भी जो हम कैलोरीमीटर की बात कर रहे हैं ये होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और किसी भी न्यूमेरिकल में, समझना मेरी बात, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर वो कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैलकुलेट करिए या कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैलकुलेट करिए, अगर फलाना ढिमकाना हो रहा है तो प्लीज समझिएगा। जरा देखिए, ये बात मैं वापस से आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि आपसे मुझे गलती नहीं करवानी है। देखिए, इससे जो थोड़ा पहला वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा ना लेक्चर का, तब मेरी तबीयत खराब थी कल, तो मैंने ये लेक्चर जो है 2 पार्ट में रिकॉर्ड किया था। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। पहले वाले में अगर थोड़ी बहुत एनर्जी मेरी कम रह गई होगी तो मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। लेकिन यहां से फिर वापस आपका हर्ष त्यागी बाहुबली वापस ऑन द स्क्रीन है। चलिए अब मैं बात करता हूं बेटा जी, मेरे बात सुनिए। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा यहां पर कि अगर मेरे पास, मुझे पता है कि किसी न्यूमेरिकल में दे रखा होगा कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका मतलब क्या होगा, तो जरा देखिए, वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं मेरे शेरों, क्या, एट कांस्टेंट, या मान लीजिएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक का पहला नियम क्या कहेगा भाई, बोलिए। आप कहोगे थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम होगा dQ = du + के pdv। ये बात आप जानते हैं। और आप लोगों को मैंने ये भी बोला है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम पर पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ा होगा तो आप लोग क्या करोगे, वी नो दैट, अगर वॉल्यूम मैंने मान लीजिएगा कांस्टेंट कर ली, क्या कर ली जी, कांस्टेंट कर ली, तो मुझे बताइए चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 के बराबर होगा बेटा, तो आप मुझे बताइए यार, क्या ये वाला ट्रेंड, ये वाला ऑर्डर 0 हो जाएगा। और आप कहोगे सर कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है एक्चुअल में वो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, तो एक्चुअल में वो क्या पूछेगा आपसे, इंटरनल एनर्जी चेंज। बोलते रहेगा कि हीट कैलकुलेट कर रखो या हीट दे के रखेगा वो, तो आपको किसी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करने के लिए डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आगे मैं समझाऊंगा न्यूमेरिकल यार, टेंशन नहीं लेने का। अब ठीक है, वापस देखिएगा मेरे शेरों, वापस देखिएगा भाई, कम टू द पॉइंट वापस। अगर मान लीजिएगा वो ये भी पूछ ले कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कितनी होगी, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। आप लोग फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो जानते ही हो, हाँ या ना। और आपने ये मान लो कैलकुलेट कर ली, तो इसके बाद आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे जो आपको फॉलो करनी है। आप लोग जानते हो कि dQ, आपको याद होगा H बराबर क्या होता था, U + PV होता था, याद है।
एंथैल्पी सी को कहते थे, फिर हम दोनों साइड से क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, याद है कि नहीं? अरे यार याद है कि नहीं, पहले बताइए आपको कि सर याद है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा जी, DH बराबर DU प्लस PdV प्लस के VdP ऐसे मान लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ये बात तो जानते ही हैं कि सराउंडिंग का जो प्रेशर वगैरह है वो हम कांस्टेंट रखते हैं। अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट पूछता है तो मैं बात कह रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट क्या हो गई, DU के बराबर। अब अगर वो पूछता है कैलकुलेट न्यूमेरिकल के अंदर, कैलकुलेट द हीट एट कांस्टेंट, कैलकुलेट द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और DU DH किसके बराबर होगा, DU प्लस PdV, राइट और रॉन्ग। तो आप लोग एक चीज और लिख सकते हो बेटा, अगर उस न्यूमेरिकल में मान लीजिए, अगर उस न्यूमेरिकल में टेम्परेचर चेंज होता है तो PdV को क्या लिख सकते हैं, बोलो, NRDT। क्या लिख सकते हैं, NRDT। तो यहां पर मैं आप लोगों को कहूंगा भाई कि जो DH होगा वो बराबर होगा DU प्लस NRDT अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ, क्योंकि PdV किसके बराबर होता है, NRDT के बराबर। ये मैंने गैस स्टेट से समझाया। तो प्लीज एक बार पूरा कैलोरीमीटर समझाने के बाद मैं आप लोगों को यही बात बोलूंगा कि अब आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, बस इसको माइंड में रख लो। क्या क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी चेंज। DU की वैल्यू अगर याद होगी तो ये इक्वेशन याद रखनी है कि वो पूछेगा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कितनी होगी, और कांस्टेंट हीट पर प्रेशर एंथैल्पी को ही बोलते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि DH बराबर होता है चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। याद करिएगा सारी बात, ठीक है। अब जरा देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल। अब देखिए भाई यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा देखिए, 1.88 ग्राम सैंपल ऑफ फिनोल वाज हीट बर्न इन बोम कैलोरीमीटर हुज हीट कैपेसिटी, पूरी हीट कैपेसिटी दे रखी है कितनी बेटा जी, 12। पूरी हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है बेटा जी, 12, ठीक है, किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर प्लस कंटेंट, जो भी उसमें स्पीसीज थी, इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 27.5 डिग्री सेल्सियस। और कैलकुलेट दिया है यहां पर डेल्टा H, ये डेल्टा है भाई, और डेल्टा U फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, जो रिएक्शन आपको यहां पर दे रखी है। आप लोगों को मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। आप लोग जरा देखिए, C की वैल्यू तो उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। अगर आप लोग देखोगे C की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 12 किलो जूल, 12 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये दे रखी है। साथ ही साथ अगर आप देखो भाई टेम्परेचर T1 कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर T2 कितना हो जाएगा भाई, 27.5 डिग्री सेल्सियस। चेंज कितना आएगा, अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर निकालूंगा तो दोनों में से बेटा जी 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। आपको सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। जरा देखिए, अब मैं जब इस हीट कैपेसिटी वाले फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास DQ की वैल्यू आएगी, समझना मेरी बात, DQ की वैल्यू आएगी। और यहां पर मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आपको स्पेशली, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो भी हीट आएगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर आएगी, क्लियर समझ लेना ये बात, ठीक है। बॉम कैलोरीमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जरा देखिए प्लीज, वी नो दैट C की वैल्यू अगर मैं रखता हूं 12 पॉइंट कितनी थी भाई, 12 ही थी, ये मैंने 12 रख दी किलो जूल, बराबर चेंज इन हीट मुझे निकालनी है, और भाई चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0.5। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो DQ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 किलो जूल। आएगी कि नहीं आएगी पहले बताइए। आप कहोगे सर 6 किलो जूल तो आ गई, बहुत बढ़िया, 6 किलो जूल वैल्यू आपके पास आ गई। लेकिन कब, जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम थी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। अब आप समझने की कोशिश करिएगा भाई, अब आप समझने की कोशिश करिएगा मेरे बच्चों एक बात, कि जब ये DQV आया है तो एक तरीके से तो ये हम लोग जानते ही है ना कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता है चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि हमारे पास आई है 6 किलो जूल। लेकिन कब, किसके लिए, 1.88 ग्राम ऑफ सैंपल के लिए। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो इस रिएक्शन में क्या दे रखा होगा बेटा जी, 1 मोल। देखो 1 मोल दे रखा है कि नहीं दे रखा, हाँ या ना। आप कहोगे सर 1 मोल तो दे रखा है, बिल्कुल सही बात है।
अगर यहां पर 1 मोल दे रखा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए। इसका मतलब क्या होगा कि सर जब इसका 1 मोल दे रखा होगा तो इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लोगे, और इसका जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा, 94। इसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो बेटा जी मोलर मास आएगा 94। यहां पर स्टोक्योमेट्री में 1 लिखा है, इसका मतलब 1 मोल का 94 होगा। रिएक्शन में 94 ग्राम के लिए पूछा है, तो हम ये मानेंगे कि जो इंटरनल एनर्जी आई है ये 1.88 ग्राम के लिए आई होगी, क्योंकि उसी की वजह से इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, उसी के लिए हीट कैपेसिटी हमने यूज करी, है ना भाई। तो हमारे पास क्या आएगा जरा देखिए, व्हेन 1.88 ग्राम फिनॉल वॉज बर्न, कि जब फिनॉल इतने ग्राम क्या नाम आपका जला तो हमारे पास 6 किलो जूल एनर्जी निकली। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं 1.88 को उधर लेके चला जाऊं तो यहां पर कितना बचेगा 1, तो मैं कहूंगा बेटा जी 1 ग्राम फिनॉल जब बर्न होता है, वॉज बर्न, तो जो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है du है वो बराबर हो जाएगी 6 डिवाइड बाय 1.88 किलो जूल। अब हमें पता है कि इस रिएक्शन के अंदर 1 मोल लिया गया था, 1 मोल का मतलब क्या होगा 94 ग्राम। तो हम ये कहेंगे बेटा जी कि व्हेन 94 ग्राम फिनॉल, क्योंकि जितने से मल्टीप्लाई मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा उतने से ही मुझे राइट हैंड साइड में करनी पड़ेगी, वॉज बर्न, तो मैं क्या करूंगा बेटा जी कि जो du हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 1.88 इंटू में 94, और ये वैल्यू जैसे आप हटाओगे ऊपर क्या जाएगा 100, 94 1 जा 94 और 94 2 जा 188 और 2 3 जा 6, तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे सर 300 किलो जूल आएगा, यानी du की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ गई 300 किलो जूल। कब, जब आपके पास इसका 1 मोल था, राइट। अब आपको समझना है, आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। आपको डेल्टा एच और डेल्टा आर में क्या रिलेशन बताया था बेटा जी, डेल्टा एच और डेल्टा आर में क्या रिलेशन बताया था, वी नो दैट, हम लोग ये बात जानते हैं, वी नो दैट कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो लैब का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही होगा, कोई ज्यादा चेंज तो आया नहीं, है ना। तो हम लोगों ने क्या काम करा कि हम लोग एक रिलेशन जानते, डेल्टा एच बराबर du प्लस pdv, ये बात आप जानते होंगे, है ना, या माइनस के वर्क डन। अब आपको एक और याद होगा, अगर आपको याद होगा तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस स्टेट चेंज हो रहे हैं। इधर गैस के कितने मोल हैं 6 मोल, और इधर गैस के कितने मोल हैं 7 मोल। याद करिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ये बिल्कुल अगर मोल्स चेंज होते हैं, ठीक है भाई, तो आप लोगों को यह भी बताया गया था कि ये जो पीडीवी होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, पीडीवी बराबर हो जाएगा डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एनजीआरटी। तो यहां पर जो डेल्टा एनजी है वो क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब माइनस गैस, वही बताया था मैंने। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एनजी कितना होगा बेटा जी, प्रोडक्ट की साइड में कितने मोल थे गैस के, लिक्विड वाले नहीं लेने हैं, एक्वस वाले नहीं लेने हैं, कौन से लेने हैं बेटा जी, गैस वाले। तो आप कहोगे सर 6 थे, माइनस रिएक्टेंट वाली साइड में कितने मोल हैं गैस के, आप कहोगे 7 है ऑक्सीजन के, तो 6 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, यानी डेल्टा एनजी के लिए कितना आया -1। तो आप लोग क्या लगाओगे यहां पर, फॉर्मूला बनेगा क्या कि DH बराबर DU प्लस डेल्टा एनजीआरटी, पहले तो आप इसकी जगह पर ये रखोगे, और ये इक्वेशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी हर केस में, हर न्यूमेरिकल में, तभी आप दोनों वैल्यू निकाल पाएंगे। आगे देखिए भाई, जब आप DH निकालोगे, DU की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, कितनी 300 आई थी बेटा, देखो ध्यान से 300 किलो जूल आई थी, राइट। अब जरा देखो यहां पर डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है -1, देखी थी हमने, तो यहां पर लगाएंगे -1। आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, और ये कितनी होगी 8.314, इसकी यूनिट क्या होती है जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू किसमें थी, किलो जूल में। इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको या तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा या 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना होगा बेटा जी, वहां पर 27 डिग्री सेल्सियस दिया था, राइट। और हम लोग जानते हैं कि हमें यहां पर टेम्परेचर रखना होता है केल्विन में,
तो टेम्परेचर अगर हमें दे रखा होगा 27, तो उसमें हम 273 जोड़ेंगे तो हमारे पास 300 केल्विन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आपको सर बिल्कुल आएगा। तो यहां पर आप 300 की मल्टीप्लाई कर दोगे और आप यहां पर डेल्टा एच या डेल्टा यू आप लोग दोनों कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, जब मैंने आपको बताया वापस समझा देता हूं। ये जितनी भी हीट चेंज थी, जो भी डेटा दे रखा था, किसके लिए दे रखा था? 1.88 ग्राम के लिए। रिएक्शन पूछा किसके लिए था? इस रिएक्शन के लिए। अब इस रिएक्शन में तो फिनोल का 1 मोल है ना यार, यानी 94 ग्राम के हिसाब से देखा जाएगा क्या आएगा? तो पहले तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज आई हमारे पास 6 किलो जूल, लेकिन किसके लिए? 1.88 ग्राम के लिए। फिर हमने उसको 1 ग्राम के लिए कन्वर्ट करा ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान पड़ जाए, और उसके बाद 94 ग्राम के लिए कर दिया, तो सीधा 1 मोल के लिए ये क्या निकल जाएगी? डेल्टा यू निकल जाएगी। तो डेल्टा यू जो रहेगी इस रिएक्शन की वो रहेगी 300 किलो जूल, ठीक है, 300 किलो जूल। और डेल्टा एच जो भी रहेगी वो आप ही लोग बताएंगे। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई होगी, है ना? तो ये बेटा जी आप लोगों को समझनी है बात। आई होप आप ये बात समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारे पास क्या आएगा जरा देखो। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है भाई, आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। डेल्टा यू का जो मैग्नीट्यूड आएगा जब हम कंबशन करते हैं, खुद सोच के देखना, कंबशन करने पर हमारे पास ये रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? आप कहोगे सर ये रिएक्शन होगी हमारे पास एक्सोथर्मिक, क्योंकि कंबशन करने पर हीट रिलीज होती है। तो जो ये वैल्यू आई है, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड वाइज बात करी, लेकिन अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखोगे तो यहां पर माइनस लगाना, लगा लोगे माइनस, और जैसे ही आप माइनस लगाओगे उसके बाद वैल्यू पुट करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई नो दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब जरा देखो उसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, समझना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? द कंबशन ऑफ मिथाइल हाइड्रोजीन, ये दे रखा है मिथाइल हाइड्रोजीन CS6N2, a liquid rocket fuel produces N2CO2 and H2O liquid, ये बता दिया इन्होंने। when 4.6 ग्राम ऑफ मिथाइल हाइड्रोजीन इज कंबस्टेड इन बोम कैलोरीमीटर। प्लीज समझना मेरी बात जो बोल रहा हूं, कंबशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है। इज बोम कैलोरीमीटर द टेम्परेचर ऑफ द बोम कैलोरीमीटर इंक्रीज फ्रॉम 25 से 25.4 डिग्री सेल्सियस। Heat capacity of calorimeter is measured to be 7.5 kilojoule per degree Celsius. Calculate delta H and delta U of the above reaction. इस रिएक्शन के बारे में बोला गया है, बड़ा ही सिंपल है, डरना नहीं है। पहली बात तो क्या बोला गया है पहले आप समझिएगा। इसके कितने ग्राम दे रखे हैं? 46 ग्राम दे रखे हैं। कितने दिए बेटा जी? 46 ग्राम दिए हुए हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि इस रिएक्शन के लिए आपको याद होगा कि डेल्टा एनजी तो यूज होगा ही, आगे चल के होगा भी नहीं होगा, तो आप इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कैलकुलेट करो कितना होगा। आप लोग कहोगे सर अगर हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कैलकुलेट करते हैं तो राइट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन 2 कार्बन वाटर लिक्विड को नहीं गिनेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट की साइड में कितने मोल हो गए गैस के? 4 मोल, तो आप लिखोगे 4 माइनस रिएक्टेंट वाली साइड में कितने मोल है बेटा जी? 5, तो आप लिखोगे 4 - 5 इक्वल्स टू -1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? बोलिए आ गई होगी। आप कहोगे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब जरा देखो हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी की वैल्यू क्या दे रखी है? आप कहोगे 7.5 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा जरा बताइए? आप कहोगे सर चेंज इन टेम्परेचर है 0.4 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ये भी बात सही है। अब हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर में पहला फॉर्मूला लगा दो जो आपने रिलेशन पढ़ा होगा। आप कहोगे सर वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं, वी नो दैट कि C बराबर होता है क्या? dQ/dt, ठीक है। और पहले जब हम बोम कैलोरीमीटर में रिएक्शन करते हैं तो वहां पर वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट, ये बात आप जानते ही होंगे। अब C की वैल्यू आएगी 7.5 बराबर dQ, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। dt की वैल्यू है 0.4। सॉल्व करने पर क्या होगा जरा देखिए भाई, सॉल्व करने पर क्या होगा जरा देखिए कि भाई dq की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 7.5 इंटू में 0.4 और ये वैल्यू आएगी किलो जूल। लेकिन कब?
ये dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, ये कब आएगी, जब आपके पास इसका 4.6 ग्राम था तब की बात है ये। लेकिन अगर मैं इसके ओवरऑल देखूं तो इस रिएक्शन में इसके कितने मोल ले रखे हैं, 2 मोल, हाँ या ना, बोलिए। आपको कि सर बात तो सही कह रहे हो, इसके हमने 2 मोल ले रखे हैं। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, इस रिएक्शन में मोल आपके पास 2 हैं, मोलर मास अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो 46 होगा। तो एक तरीके से इसका जो टोटल ग्राम हमें निकालना होगा कितने ग्राम के लिए होगी, तो आप कहोगे हमें एक तरीके से 92 ग्राम के लिए चाहिए। 2 मोल का मतलब कितने ग्राम हो जाएगा, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, वेट बराबर होता है मोल इंटू में मोलर मास ना, 46 और 46 की मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो 92 आ जाएगा। तो यहां पर मैं एक बात बोलूंगा बेटा जी, प्लीज समझना मेरी बात, व्हेन 4.6 ग्राम ऑफ मिथाइल हाइड्रोजीन वॉज बर्न, जब वो जलती थी तो कितनी एनर्जी निकलती थी भाई, आप कहोगे सर कितनी, जो भी आपने कैलकुलेट करी 7.5 इंटू में 0.4 किलो जूल। मैंने कहा ठीक है भाई, मान गए ये बात। अब इस रिएक्शन को मतलब इस वाली कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस 4.6 को हम उधर लेके जाते थे और यहां पर क्या बचेगा भाई 1, तो फिर हम लिखेंगे व्हेन, या कह लीजिएगा देन 1 ग्राम ऑफ मिथाइल हाइड्रोजीन was burned इक्वल्स टू कितनी एनर्जी निकलेगी, 7.5 इंटू में 0.4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा भाई 4.6 ये आ जाएगी हमारे पास किलो जूल। अब इस रिएक्शन में कितना है भाई 2 मोल, 2 मोल का मतलब कितना हो जाएगा 92 ग्राम के लिए चाहिए हमें, तो हम ये रखेंगे जब 92 1 ग्राम के लिए हमें चाहिए और 92 ग्राम के लिए हमें निकालनी है तो दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जरा देखिए, हम कहेंगे देन 92 ग्राम ऑफ मिथाइल हाइड्रोजीन वॉज बर्न, अगर वो जलती है तो क्या होता है, आप कहोगे सर 7.5 इंटू में 0.4 डिवाइड बाय 4.6, ऐसे कर दिया आप लोगों ने, 4.6 इंटू में इधर भी आप क्या करोगे बेटा जी 92। अब इस पॉइंट से समझिएगा भाई, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया 92 और ये 1 और 2 टाइम्स में गए, अब आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 75 टू जा कितना होता है भाई 150 है ना, 75 टू जा कितना हो जाएगा 150, और 150 की अगर मल्टीप्लाई आप करते हो 4 टाइम्स तो आपके पास कितना आएगा भाई 600, और 0.1 बचा रहेगा तो हमारे पास आएगा 60 किलो जूल। और ये जो एनर्जी आएगी 60 किलो जूल ये किसके लिए आएगी बेटा, ये आएगी dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम लोग ये बात जानते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लीज समझना मेरी बात को कि चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर होता है इंटरनल एनर्जी चेंज के। तो जो हमने पीछे वैल्यू निकाली है डेल्टा यू, ठीक है भाई, 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा बेटा जी 60 किलो जूल, तो हम कहेंगे डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 60 किलो जूल। लेकिन हम कंबशन कर रहे हैं, ध्यान रखना है, हम क्या कर रहे हैं जी कंबशन कर रहे हैं, और यदि हम कंबशन करते हैं तो डेल्टा यू को कैसे लेंगे नेगेटिव, डेल्टा यू को कैसे लेंगे नेगेटिव। आगे देखिए, अब हमारे पास डेल्टा यू तो कैलकुलेट कर लिया हमने, अब हमें निकालना है डेल्टा एच। तो हम एक रिलेशनशिप जानते हैं, क्या है वो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बेटा जी कि सर डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी के बराबर। किसके बराबर होगा, डेल्टा एनजीआरटी के बराबर। अगर मोल चेंज होते तो, अगर टेम्परेचर चेंज होता तो फिर हमारे पास कौन सा रिलेशन होता, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरडीटी। दोनों फॉर्मूले हो सकते थे, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है एनवायरमेंट का, वो सेम टू सेम है जहां हम लैब कर रहे थे, ज्यादा चेंज नहीं आया है, बट मोल में बड़ा चेंज है, तो मोल वाले चेंज को हम रखेंगे। ठीक है भाई, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये वैल्यू आपको पता है कि भाई माइनस के 60 है, वो भी किसमें किलो जूल में, प्लस
डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -1, आर की वैल्यू क्या रखोगे 8.314 इंटू में 10 की पावर -3, क्योंकि किलो जूल में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर कितना दे रखा था बेटा, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर दे रखा था आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस, और यदि आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आपको 273 जोड़ना पड़ेगा 25 में, तब आपके पास आएगा 298। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा एच आ जाएगा ओवरऑल नेगेटिव, और आपको ये कंफर्म भी हो जाएगा, ये समझ में भी आएगा कि ये रिएक्शन एक कंबशन रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, कसम है आपको, ठीक है भाई। और आई होप आप लोगों के दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, ये भी और ये वाला भी, ठीक है भाई, ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बस यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी डेल्टा यू है वो माइनस लेके चलनी है, क्योंकि आप कंबशन कर रहे हो। ऐसे जैसे यहाँ पर लगाया था, ये आगे की वैल्यू सेम टू सेम ऐसे चलेंगे पहले वाले न्यूमेरिकल में, फिर कौन से वाला आया, दूसरे वाला न्यूमेरिकल आया, फिर हम बात करेंगे बेटा जी अब थर्ड वाले न्यूमेरिकल की, जो कि आपके सामने ये है। सेम टू सेम एक ही फॉर्मेट होगा जो मैंने आपको बताया है, और उसी फॉर्मेट पे बार 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 क्वेश्चन आते रहेंगे। कैसे, जरा देखिए। व्हेन 1.156 ग्राम, ये दे रखा है 1.156 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 is burned in bomb calorimeter, the surrounding water both rises by 5 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर ही दे दिया इन्होंने डायरेक्ट, ठीक है भाई, 5 डिग्री सेल्सियस। assuming that both contains 250 ग्राम of water and calorimeter itself absorb a negligible amount of heat, calculate delta U for the following reaction। and जो ये CS दे रखा है बेटा, CS जो दे रखा है यह है स्पेसिफिक हीट। याद करिए मैंने स्पेसिफिक हीट को जब बोला था तो 1 ग्राम के लिए बोला था, तो हम कहेंगे 1 ग्राम के लिए जो कैलोरीमीटर की हीट आई है वो 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री पर ये जो भी दे रखा है। जरा देखिए, आपको मैं याद करवा दूं, आपको अगर मैं याद करवा दूं, स्पेसिफिक हीट और टोटल हीट कैपेसिटी में एक रिलेशन था, अगर आपको याद हो तो क्या था वो, जरा देखिए। स्पेसिफिक हीट बराबर होती थी हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास, यही होती थी बेटा, है ना। कि मान लीजिए अगर हमारे पास टोटल हीट कैपेसिटी है 10 ग्राम के लिए, हम 1 ग्राम के लिए निकालनी होती है तो हम नीचे ग्राम से डिवाइड करते तो 1 ग्राम के लिए आ जाती थी। अब इस क्वेश्चन में हमें हीट कैपेसिटी नहीं दे रखी है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है, और वो कैसे निकालोगे आप। CH की वैल्यू आप रखोगे यहां पर 4.2 बराबर हीट, आपके पास C की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, M का मतलब कितना मास था बेटा जी, वाटर का, वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना था 250, तो यहां पर आप रखोगे 250, और C की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी 4.2 इंटू में 250 जूल आएगी। इस बार कितनी आएगी जी, जूल आएगी। ये आ गई आपके पास हीट कैपेसिटी किसकी, वाटर की। चलिए अब मैं बात करता हूं रिएक्शन के ऊपर कि अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है, पहले हमें क्या निकालना होगा, dQ की वैल्यू निकालनी होती है, यानी चेंज इन हीट, और वो चेंज इन हीट किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर, और वो इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर, फिर उसके रिलेशन की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, बोलो डेल्टा एच। तो वही सेम फॉर्मेट रहेगा। जरा देखिए यहां पर वैसे डेल्टा यू पूछा है, हम लोग सारी कुछ निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है जी क्या, dQ बाय dt, राइट, यही मैंने आप लोगों को बताया। अब जो हीट कैपेसिटी हमने कैलकुलेट करी है 250 ग्राम के लिए, वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, 4.2 इंटू में 250 बराबर चेंज इन हीट मुझे कैलकुलेट करनी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है 5। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dQ की वैल्यू आएगी कितनी बेटा जी, बोलिए 4.2 इंटू में 250 इंटू में 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फटाफट क्वेश्चन आ जाएगा, किसके लिए भाई, आपके लिए आ जाएगा इंटरनल एनर्जी चेंज। लेकिन कब, जब आपके पास बेंजीन का 0.156 ग्राम था, ठीक है। अब आपको इस रिएक्शन में देखना है कि इस रिएक्शन में आपने कितने मोल ले रखे हैं बेंजीन के। आप कहोगे सर इसका तो मैंने सिर्फ 1 मोल ले रखा है, अगर यहां पर कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 है भाई, हाँ या ना। इसका क्या दे रखा है 1 मोल, और मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा जी, इसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 78 ग्राम, तो ग्राम पर मोल, ठीक है भाई। और यहां से आपको एक तरीके से पता लग जाएगा कि इस रिएक्शन में अगर 1 मोल दे रखा है तो उसका मतलब हो जाएगा 78 ग्राम, कि हमें 78 ग्राम के लिए वैल्यू निकालनी है, वो भी डेल्टा क्यू। जरा देखिए
आपने जो डेल्टा क्यू निकाली है वो किसके लिए निकालनी है? 4 पॉइंट कितना 0.56 के लिए। अब जरा देखिए, आप कहोगे व्हेन 0.156 ग्राम ऑफ बेंजीन वॉज बर्न, अगर वो जलती है तो हीट कितनी होगी भाई? आपने कैलकुलेट कितनी करी है भाई, बोलो। आपने निकाली है ये वाली 4.2 इंटू में 250 इंटू में 5, यही दे रखा है। अब इस रिएक्शन में दे रखा है कितना भाई? 78 ग्राम के हिसाब से। आप पहले इसको कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए क्या करोगे कि ये वैल्यू को उधर लेकर चले गए, तो आप कहोगे देन 1 ग्राम ऑफ बेंजीन वॉज बर्न, अगर वो गर्म होती है, वॉज बर्न, तो बराबर आएगा कितना? 4.2 इंटू में 250 इंटू में 5 और डिवाइड आएगा 0.156। ये ग्राम आ गया भाई, ये वैल्यू जूल में चल रही है। आगे बताता हूं मैं। अब रिएक्शन में 78 ग्राम था, तो अगर मैं 78 ग्राम के लिए निकालना चाहूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड 78 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। तो मैंने क्या काम कर दिया, 78 ग्राम ऑफ बेंजीन वॉज बर्न, तो जब बर्न हुई तो कितनी हीट निकली? 4.2 इंटू में 250 इंटू में 5 डिवाइड बाय 0.156 इंटू में 78, ऐसे रखेंगे हम लोग। तो जरा देखिए, इससे एक जीरो से नीचे 10 आ गया और इससे हटाने पर ऊपर 3 जीरो आ गए, ठीक है। अब आपको बड़ा सिंपली क्या करना है कि ये वैल्यू आप 1 जा से कैलकुलेट करोगे, ये आपके पास 2 टाइम्स आ जाएगी, फिर आपको उसको 1 टाइम करोगे, ये 21 हो जाएगी। एक जीरो से क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप जब इसको सोल्व करोगे मेरे बच्चों, तो मैंने तुमसे कहा था बस कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा आएगा, उसको आप कर लोगे, ये वैल्यू आ जाएगी किसमें? जूल में आएगी। और लेकिन कंबशन हो रहा है, समझिएगा, लेकिन कंबशन हो रहा है, तो जो ये एक तरीके से हीट आई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसी को हम क्या बोलेंगे? dq du। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा बेटा जी, वो du, लेकिन वो माइनस का मैग्नीट्यूड लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? माइनस, क्योंकि हम कंबशन कर रहे हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो 21 इंटू में 250 इंटू में 5 इंटू में 100, अगर मैं इस डिवाइड को, इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, तब ये वैल्यू आएगी किलो जूल में। आप एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये कैंसिल कर लेना, सॉल्व करके लिख देना, बड़ा ही सिंपल होगा यार, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग मुझे टाइम के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि सर ये वाला पार्ट हमें समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं हम। आगे फिर से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में क्या है समझिएगा भाई। इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जो भी दिया होगा आप कर लोगे। कैसे, जरा देखिए। व्हेन 1.4 ग्राम ऑफ CaO, इसका दे रखा है 1.4, है ना, ग्राम ऑफ CaO इज एडेड टू 98.6 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इन ए कैलोरीमीटर, और टेम्परेचर जो राइज हुआ है वो टेम्परेचर कितना हो गया है? राइज टू 30 डिग्री सेल्सियस। 25 से अगर 30 डिग्री पर चला गया है, तो आप मुझे एक बात बताएंगे बेटा, आप मुझे एक बात बताएंगे, चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा? आप कहोगे 5, चाहे डिग्री सेल्सियस कह लेना या बेटा जी केल्विन कह लेना, क्योंकि चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने देखो टोटल वेट की अगर हम बात करें तो 1.4 ग्राम CaO है और 98.6 ml ऑफ वाटर, जब घुला होगा तो पूरे सॉल्यूशन जो भी बना होगा उसका टोटल वेट तो 100 ग्राम ही होगा ना, 100 ग्राम, ठीक है भाई। अज्यूमिंग दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की स्पेसिफिक हीट दे रखी है ना कि वाटर की। अगर वाटर की दे रखी होती तो इसका मास लेते सिर्फ, अगर सॉल्यूशन की दे रखी है तो उसमें हम इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इसका वेट दोनों देखेंगे। वाटर का डेंसिटी आप लोग जानते हो कि वाटर का जो डेंसिटी होता है ना वो 1 होता है ना। तो अगर मुझे वाटर का वेट निकालना पड़े, अगर मुझे वाटर का वेट निकालना पड़े तो आप लोग ये बात जानते होंगे, फॉर वाटर, स्टार्टिंग कर देता हूं मैं यहां पर, फॉर वाटर, कि वाटर का
जो वॉल्यूम दे रखा है वो 98 पॉइंट कितना दे रखा है 6 ml है। और वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं मेरे बच्चों, क्या जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि सर कि जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, और मास अगर हमें निकालना है तो डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। वाटर का डेंसिटी 1 होता है, वॉल्यूम कितना होता है 98.6 दे रखा है, तो हमारे पास आएगा 98.6 ग्राम। और यदि हम पूरे सॉल्यूशन का वेट निकालना चाहें, ठीक है भाई, तो हम निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा बताइए। आप कहोगे सर वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा वेट ऑफ CaO प्लस वेट ऑफ H2O, क्योंकि हमने यही घोला था। और मास कंजर्वेशन लो तो आप जानते ही हो, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चलिए, यानी स्टार्टिंग में अगर हम ये लेते हैं और वाटर लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 1.4 ग्राम प्लस के 98.6 ग्राम प्लस के 98.6 ग्राम, तो ये बनेगा हमारे पास 100 ग्राम क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा देखिए, अगर हमें स्पेसिफिक हीट दे रखी है, स्पेसिफिक हीट क्लियरली बोला है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करेंगे जरा देखिए, CS की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी होती है टोटल हीट कैपेसिटी। टोटल हीट कैपेसिटी क्या होगी C, और जब हम स्पेसिफिक हीट निकालते हैं तो टोटल हीट कैपेसिटी को डिवाइड किससे करते थे मास से, तो ये क्या हो जाएगा मास, और C किसके बराबर हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू में मास, यानी स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है 4.2 और मास कितना दे रखा है 100। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना मेरे बच्चों, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास C की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 420। कितना आ गया जी 420, और ये आ जाएगा जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर ग्राम, ये वैल्यू आ गई। अब जरा देखिए बेटा जी, कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब ए नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हीट, कैलोरीमीटर नहीं एब्जॉर्ब करता, जो भी आपके पास हीट निकलेगी रिएक्शन की वो सारी पानी में चली जाएगी। इस रिएक्शन के हिसाब से आप लोगों से पूछा है कि डेल्टा H क्या होगा इस रिएक्शन का। बहुत शर्म की बात है, मतलब बढ़िया बात है, ठीक है भाई। तो इसने पूछा है कि CaO क्या होगा। देखिए ये सॉलिड है ना, ये लिक्विड है, और ये हमारे पास क्या हो गया एक्वस। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा Ng होगा वो कितना हो जाएगा आप बताइए। आप कहोगे सर ये तो 0 हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में कोई भी गैसेस प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट की साइड में कोई भी गैसेस रिएक्टेंट नहीं है, तो जब आप 0 माइनस 0 करोगे तो 0 ही आएगा। आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, वी नो दैट, कई सारे फॉर्मूले करते हुए हो गए, ये पता ही होगा क्या भाई कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर होता है चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, वो भी जब आपके पास कैलोरीमीटर में रिएक्शन हो रही होगी। तो आप समझ सकते हो कि भाई जो भी कैलोरीमीटर होगा उसमें रिएक्शन हो रही होगी, ऊपर से उसको बंद कर रखा होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसलिए मैंने यहां पर अपनी तरफ से दिमाग में आपको बैठा दिया है। अब C की वैल्यू आपने कितनी निकाली 420, DQ की आपने वैल्यू निकाली है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और DT की वैल्यू कितनी आई है बेटा जी 5। तो यहां पर चेंज इन हीट जो आया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, जब इसके आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 210। कितना आएगा जी 210, ऐसे 2100 आ जाएगा, राइट। तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये, और ये वैल्यू आएगी आपके पास जूल में। किस में आ गई जी, ये जूल में आ गई। कितने ग्राम के लिए आई 1.4 ग्राम के लिए आई। आप समझिएगा इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड के कितने मोल दे रखे हैं, आप कहोगे सर 1 मोल दे रखा है। मोलर मास कितना होगा बेटा जी 56 होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप वेट के पर्सपेक्टिव से देखो कि कितना वेट दे रखा है, तो आप कहोगे सर 56 ग्राम दे रखा होगा अगर हम मोल और मोलर मास को मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब जरा देखिए भाई, अब मुझे एक तरीके से इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना भाई, डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, डेल्टा U कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा जरा देखिए, यहां पर मैं क्या करूंगा जरा देखिए, हम लोग ये बात जानते हैं कि व्हेन 1.4 ग्राम ऑफ CaO रिएक्ट विद किसके साथ बोलिए, आप कहोगे रिएक्ट विद H2O, तो आपके पास जो हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर देखो बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होता है बेटा जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। तो यहां पर इसको नेगेटिव लेके चलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो टोटल जो एनर्जी थी वो कितनी थी बेटा जी
2100 जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी, अगर मैं नेगेटिव पहले लेके चलता हूं तो। ठीक है, अगर मैं 1 ग्राम के लिए बोलूं, देन 1 ग्राम ऑफ CaO रिएक्ट विद H2O, क्या होगा? 2100 डिवाइड बाय 1.4 ग्राम जूल एनर्जी आ जाएगी, हाँ या ना? और यदि उस रिएक्शन के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़े 56 ग्राम के लिए, तो मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? 56 ग्राम के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे व्हेन 56 ग्राम ऑफ CaO रिएक्ट विद वाटर, ठीक है भाई, H2O, तो हमारे पास -2100 डिवाइड बाय 1.4 इंटू में 56 ऐसे करना पड़ेगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 चला जाएगा, और ये वैल्यू जो चलेगी ना, ये जूल में चल रही है। अब आपने क्या करा? 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, ऐसे कर लो। अब ये जो भी वैल्यू है, अगर आप इसको किलो जूल में निकालना चाहते हो तो किलो जूल में निकालना बड़ा आसान होगा, आप इसको 1000 से डिवाइड कर देना भाई। तो भाई 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट, तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करोगे 21 4 जा कितना हो जाएगा? 84, तो माइनस के 84 किलो जूल एनर्जी होगी, माइनस के 84 किलो जूल एनर्जी होगी बेटा जी, अगर आप इस प्रोसेस को यूज करते हैं तो। अब ये जो वैल्यू आई है, हीट आई है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, जिसको हम क्या कह देंगे भाई? इंटरनल एनर्जी चेंज, हाँ या ना? और हम लोग ये भी जानते हैं मेरे शेरों, हमें इसके बाद एक इक्वेशन फॉलो करनी पड़ती है, वो क्या है कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। कर सकते हो ये बात? और जब आप डेल्टा NG देखोगे कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, जो कि हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर ली थी। तो ये टर्म किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो डेल्टा H ऑलरेडी किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा U के बराबर, यानी माइनस के 84 किलो जूल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस कैलोरीमेट्रिक क्वेश्चन। देखिए, हो सकता है कि बहुत टफ लग रहा हो आप लोगों को, हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन ना दे रखे हों, पर क्या करें, IIT एडवांस पूछ ले तो, कैलोरीमीटर के क्वेश्चन पूछ ले तो, थोड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आप इसको एक लय में पढ़ना सीख गए, ठीक है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए, अब यहां से आगे आप लोगों को क्या काम करना है? देखिए भाई, एक क्वेश्चन है और बाकी 1-2 क्वेश्चन और होंगे जिनको मैं अगले लेक्चर में देखूंगा, ठीक है भाई, जिनको मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को दूंगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।